नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल मेगा स्टार क्लासेज में। आज हम लोग कक्षा 10 गणित जिसमें पहला अध्याय वास्तविक संख्याएं जिसका प्रश्नावली 1B हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग 1 से 8 तक के प्रश्नों को हल किए हैं। अब इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या यदि के लिए संख्या 6 पर्यंत अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। और ये प्रश्न एनसीईआरटी है, क्योंकि हम लोग डॉक्टर मनोहरे की किताब से पढ़ रहे हैं और डॉक्टर मनोहरे की किताब में एनसीईआरटी भी दिया है और कुछ अतिरिक्त प्रश्न भी दिए गए हैं अभ्यास के लिए। तो इसे ये 9वां प्रश्न हमारा एनसीईआरटी है, इसको हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया गया है उदाहरण में इस तरह का प्रश्न आपको पिछले वीडियो में बताया गया है, उदाहरण वाले वीडियो में। तो यदि आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो में देख सकते हैं, लेक्चर 7 में देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 पर्यंत अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो मैंने बताया था कि कोई भी अंक यदि 0 पर समाप्त होता है तो वह 5 से उसके गुणनखंड में 5 भी होता है और 2 भी होता है, क्योंकि 5 और 2 का गुणा 10 होता है। अब ये शून्य हो गया। ठीक है, मतलब कोई भी अंक यदि शून्य पर समाप्त होता है तो उसमें 5 और 2 का गुणनखंड अवश्य होता है। जैसे हम लोग 10 देखेंगे, 10 का 2 गुणे 5, यदि 20 लेंगे ये भी 0 पर समाप्त है तो हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 5, 2 दूना 4, 4 25 20। ठीक है, यदि हम 30 लेंगे तो हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 5, 3 दूना 6, 6 25 30। वैसे हम और भी संख्याओं को देख लेंगे जो शून्य पर समाप्त होता है। सभी वे संख्याएं जिसमें शून्य पर समाप्त होता है उसमें गुणनखंड 2 और 5 होगा, और उसके अतिरिक्त भी और भी गुणनखंड हो सकते हैं। जैसे 30 में 3 गुणे 2 गुणे 5, 2 और 5 के अतिरिक्त 3 आया है, लेकिन हमको केवल 2 और 5 लिखना है। इसका मतलब 6 पर्यंत जो दिया गया है वह शून्य पर तभी समाप्त होगा जब गुणनखंड करने पर उसमें 2 और 5 आए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। 6 पर्यंत बराबर 6 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा और n। तो हम देख रहे हैं इसके गुणनखंड में 2 गुणे 3 केवल 2 और 3 आ रहा है। 2 आ रहा है लेकिन 5 नहीं है, 3 दे दिया है, तो यह शून्य पर समाप्त नहीं हुआ, क्योंकि जो शून्य पर समाप्त होता है उसमें 2 और 5 अवश्य होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि 6 पर्यंत के गुणनखंड में 2 के अतिरिक्त 5 नहीं है, अतः 6 पर्यंत अंक शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। तो इसमें हमको देखना है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों है, इसका कारण बताना है। तो चलिए हम लोग सम करते हैं। पहले संख्या लिख लेंगे। संख्या जो दिया गया पहला संख्या 7 गुणे 11 गुणे
13 प्लस 13 बराबर, अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे तो इन दोनों संख्याओं में देखना है 13 और ये 7 गुणे 11 गुणे 13 यहाँ पर दिया गया, दोनों में 13 कॉमन है, 13 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणे 11 और 13 कॉमन हो गया, और उसके बाद प्लस 13 कॉमन लिए हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बचता है, क्योंकि जब गुणा करेंगे कोष्टक तोड़ेंगे तो इसमें भी गुणा होगा, तो 7 गुणे 11 गुणे 13 हो जाएगा, और फिर 13 का 1 में गुणा करेंगे 13 पर 13, ये संख्या प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर जब कॉमन लेते हैं, जब पूरा संख्या कॉमन ले लिए हैं तो कुछ नहीं बच रहा है तो 1 बचता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सरल करेंगे, 13 11 7 77 प्लस 1, 13 गुणे 77 78, तो यहाँ पर 13 अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या, क्योंकि ये स्वयं से कटता है, लेकिन 78 जो है वह भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 13 गुणे 78 जो लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जब ये भाज्य है तो इन दोनों का गुणा भी भाज्य ही होगा, क्योंकि अभाज्य तभी होता है जो स्वयं से कटता है, तो ये तो स्वयं से कटेगा, लेकिन इसमें भाज्य संख्याएं हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि 13 गुणे 78 ये अभाज्य भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न को, इसमें दिया है संख्या दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5। अब इसमें भी हम लोग देख लेंगे तो 5 इसमें कॉमन है, दोनों संख्या में, इसमें और इसमें देख लेंगे 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 बच जाएगा। ठीक है, अब 5, अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 2 2 2 3 6 6 चौका 24 24 24 और 7 6 के 42 42 और 24 का गुणा कर लेंगे हम लोग तो 4 दूनी 8 4 चौका 16 2 दूनी 4 2 चौका 8 8 6 4 10 10 को 0 8 1 9 8 1 9 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 1008 प्लस 1 बराबर, तो 5 गुणे 1009, 1009। अभी 5 हमारा अभाज्य संख्या है, लेकिन 1009 जो है ये अभाज्य संख्या है, ये दूसरी संख्याओं से भी कट जाएगा, तो अतः हम कह सकते हैं ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग 11वें प्रश्न को देखेंगे। 11वें प्रश्न को हम लोग स्क्रीन पर देखेंगे, दिया है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। ठीक है, तो कह रहा है इसमें कि एक वृत्ताकार मैदान है, ये वृत्ताकार पथ दिया गया है, और यहां से मान लीजिए सोनिया चल रही है वृत्ताकार पथ पर, इसको 18 मिनट लगते हैं, और रवि को 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो दोनों एक ही समय में एक ही साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो मैदान को पूरा करने में सोनिया को 18 मिनट, रवि को 12 मिनट लगता है। तो पूछ रहा है कि कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो कितने समय के बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर जहां से चलना प्रारंभ किए वहीं पर आकर मिल जाएंगे। तो ऐसे जब प्रश्न पूछता है, दोनों एक साथ चल रहे हैं और पूछ रहा है कब जाकर वो मिल जाएंगे,
प्रारंभिक स्थान पर, तो हम उसका एलसीएम निकालते हैं। तो चलिए हम देखेंगे, लिखेंगे सोनिया को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। ठीक है, रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 12 मिनट। ठीक है, अब हम इसका एलसीएम निकालेंगे तो 18 का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 3 हो जाएगा, और 12 का 2 गुणे 3 हो जाएगा। ठीक है, अब लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसमें एक ही 2 है, इसमें डबल 2 है तो डबल 2 लिखेंगे, इसमें डबल 3 है तो डबल 3 लिख देंगे, इसमें एक ही है तो जो अधिक रहता है उसी को लिखते हैं। अब इसका गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 3 36। ठीक है, तो एलसीएम हमारा 36 आया तो लिख देंगे अतः सोनिया और रवि पुनः 36 मिनट के बाद प्रारंभिक स्थान पर पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 12वें प्रश्न को देखेंगे। 12वां प्रश्न दिया है, नीचे दी गई आकृति में x तथा y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये जो आकृति दिया गया है इसमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इस तरह का प्रश्न हम लोग एग्जाम्पल में भी लगा चुके हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर x का मान ज्ञात करना, इसके 2 पार्ट किए गए हैं, एक 3 है और 195 है। इसका मतलब इसी का 2 पार्ट है, इसका मतलब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसी का 2 गुणनखंड, एक 3 है 195 है। उसी तरह से y का 2 गुणनखंड, एक 5 है एक 13 है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो पहले x का मान देखेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 गुणे 195, और इसका हम गुणा कर लेंगे, 3 5 15 को 5, 3 9 27, 27 1 28 को 8, 2 80, 3 1 9 3, 3 2 5, 585 हो जाएगा। y का मान इसी तरह से निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 13, तो 13 × 65 हो जाएगा। अब ठीक है, अतः x बराबर 585 और y बराबर 65 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 13वें प्रश्न को देखेंगे। 13वां प्रश्न दिया है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3 भाज्य संख्याएं क्यों है। भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है। ठीक है, तो भाज्य संख्या, यदि कोई संख्या भाज्य संख्या होता है तो उसका 2 से अधिक मतलब 3 गुणनखंड होते हैं, 3 या 3 से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यदि अभाज्य संख्या होगा तो उसका केवल एक ही गुणनखंड होगा, और उसका 1 भी लिख सकते हैं, गुणे 1 भी लिख सकते हैं। तो यही भाज्य और अभाज्य में पहचान होता है। तो इसमें कह रहा है कि भाज्य संख्याएं क्यों है, हमको देखना है। तो चलिए हम लोग इसको सरल करेंगे। दिया है संख्या 7 गुणे 13 गुणे 11 प्लस 11। ठीक है, तो इसको देखेंगे हम लोग। तो 7 गुणे 11, इन दोनों में देखेंगे 11 कॉमन है, इसमें और इसमें 11 कॉमन है, तो 11 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 7 गुणे 13 बच जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो 1 लिखेंगे। 11 गुणे 13 और 7 का गुणा कर लेंगे, 13 सत्ते 91 प्लस 1 हो जाएगा 11 गुणे 92। तो यहाँ पर देखिए 11 तो
अभाज्य संख्या है, लेकिन 92 भाज्य संख्या है। मतलब यदि ये पूरा संख्या यदि स्वयं से ही कटता तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन ये 11 से भी ये संख्या कट जाएगा, जो भी इन दोनों का गुणा करेंगे गुणनफल जो प्राप्त होगा वह 11 से भी कटेगा। अभी इसका भी गुणनखंड करेंगे तो इसमें भी संख्याएं आएंगी, इसलिए ये कई संख्याओं से विभाजित हो रहा है, इसलिए इसे हम भाज्य संख्या कहेंगे। यदि यह स्वयं से विभाजित होता तो उसे हम अभाज्य संख्या कहते। तो ये दूसरे संख्याओं से 11 से विभाजित हो रहा है और भी संख्याओं से विभाजित हो सकता है। ठीक है, तो लिख देंगे अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक है, तो ये भाज्य संख्या है। अब इसके बाद हम लोग दूसरे प्रश्न को देखेंगे। इसमें दिया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 3। ठीक है, अब इस संख्या को हम लोग देखेंगे तो इन दोनों में देखिए इसमें और इसमें 3 कॉमन है, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा हमारा 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 कॉमन हो गया तो 2 गुणे 1 और फिर से यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, 3 कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचता है। ठीक है, तो अब 3 यहाँ लिख देंगे। अब इसका गुणा कर लेंगे सबका तो हो जाएगा 2 का 2, 2 चौका 8, 8 पच्चीस 40 और 7 छक्के 42, 42 और 40 में तो गुणा कर लीजिए। 4 दूनी 8, 4 चौका 16 और 0 बढ़ा देंगे क्योंकि यह 40 था तो 1680 हो गया प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 1681 हो जाएगा। तो ये 3 अभाज्य संख्या है और 1681 जो है भाज्य संख्या है, क्योंकि अब ये पूरा संख्या का गुणा करेंगे तो ये जो संख्या है दोनों के गुणनफल से जो संख्या प्राप्त होगा वो 3 से भी कटेगा और दूसरी संख्याओं से भी विभाजित हो जा रहा है। तो जब स्वयं से कटता है तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, लेकिन दूसरे संख्याओं से भी कटता है और स्वयं से भी कटता है तो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये 3 से भी कट रहा है और दूसरी संख्याओं से भी कट रहा है, इसलिए ये भाज्य संख्या है। ठीक है, कारण में ये लिखना चाहते हैं कि भाज्य संख्या क्यों है तो लिख सकते हैं क्योंकि ये संख्याएं या इन संख्याओं का गुणनखंड दूसरी संख्या भी है, दूसरी संख्या भी है, अतः यह भाज्य संख्या है। ठीक है, अब हम लोग इस प्रश्नावली 1B के लास्ट प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ेंगे। 14वां प्रश्न दिया है नीचे दी गई आकृति में x, y तथा z के मान बताइए। ठीक है, तो इसमें x, y और z के मान बताना है। ठीक है, तो इस तरह का प्रश्न हम लोग सरल कर चुके हैं। तो x का मान पहले हम लोग निकालेंगे तो x का 2 गुणनखंड 1 2 है और 3381 है, तो इसका मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो x के बराबर हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणे 3381, तो इसका गुणा कर लेंगे 2 1 2, 2 8 16 कुछ है, 2 3 6 1 7, 2 3 6, ये 6762 हो जाएगा x का मान। ठीक है, अब y का मान निकालेंगे तो y के 2 गुणनखंड 1 7 है, 161 है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो y के बराबर हो जाएगा। या y का मान हम ऐसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का गुणा करके इन दोनों का गुणा इसके बराबर दिखा देंगे और फिर 3 को 95 कर देंगे, इसमें भाग हो जाएगा तो y का मान निकल जाएगा। हम ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन चलिए गुणा करके हम लोग देखते हैं इसको। 7 गुणे 161 तो 7 1 7, 7 6 के 42 को 2 और 7 1 7, 7 4 11, 1127 हो गया। जेड का मान हम लोग देखेंगे तो जेड यहाँ पर है 161 का ही 2 भाग
किया गया है, दो गुणनखंड किया गया है, एक 7 है एक z है, इसका मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। तो z हो जाएगा 7 गुणे z बराबर 161, तो z बराबर 161/7 और 7 से भाग करेंगे तो 7 दूना 14, 2 बचेगा 21, 7 त्रिका 21, z का मान हमारा 23 निकल गया। ठीक है, अतः हम लिख सकते हैं x बराबर 6762, y बराबर 1127 और z बराबर 23। ये हमारा आंसर हो गया। और प्रश्नावली 1 भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम लोग प्रश्नावली 1C के बेसिक तथ्यों को पढ़ेंगे और उसके बाद उदाहरण को पढ़ेंगे। उदाहरण पढ़ने के बाद हम लोग प्रश्नावली 1C को पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।